बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का टॉपिक है डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फर्दर जो है लैंगविन क्लासिकल थ्योरी भी है और क्वांटम थ्योरी भी है और हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका डायामैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डायामैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस्ड करंट की वो क्या होती है, ओपोजिट होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और प्रोड्यूस करती है डायामैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अक्रेंस की। तो डायामैग्नेटिज्म की अक्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और उसके बाद डायामैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑलमोस्ट ये हर मटेरियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आमतौर पर ये मतलब स्ट्रॉन्गर इफेक्ट वाले मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, सच एज पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब मैं इस सारे इंट्रोडक्शन को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये इंट्रोडक्शन को मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि इजीली समझ आ सके। नेक्स्ट हम करेंगे लैंगविन डायामैग्नेटिज्म क्लासिकल थ्योरी। इसमें क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है एक न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा नॉट। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होता है करंट के। ठीक है, और कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक करता है करंट लूप के साथ। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तब क्या रिजल्ट्स आते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। When an external magnetic field is applied, the magnetic flux with this current loop tends to change। मतलब अब करंट लूप जो है वो चेंज होगी। ठीक है, करंट लूप चेंज होगी तो जाहिर बात है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अगर ओमेगा नॉट जो है फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कौन सी, इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास रो जो है वो रेडियस है, तो हम मैथमेटिकल ट्रीट करते हैं। वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा नॉट इट्स द फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। जी ई इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है हमारे पास। जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जस्ट ओमेगा होगी। यहाँ से अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे? यहाँ से मुझे ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिए थी, मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लूँगी, तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म आई, मतलब m और रो जो है वो यहाँ डिवाइड में चला गया। नेक्स्ट अब इसका जो है मुझे ओमेगा नॉट चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ओमेगा नॉट मैंने एज इट मतलब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू ये आई। दिस वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इसको नेम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रेजेंस में लॉरेंट्ज फोर्स जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पर, वो मूव करती है वेलोसिटी v के साथ। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है वेलोसिटी v के साथ। सो द लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी क्रॉस b, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। So suppose that magnetic field to be perpendicular of the orbit, मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है ऑर्बिट के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो द मैग्नीट्यूड, मैं यूँ लिख सकती हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यही फोर्स इज F is equal to E rho omega b, where E is the electron, rho is the radius of the orbit, omega is the frequency। कौन सी frequency? In the presence of applied magnetic field, जब हमारे पास external magnetic field present होती है, यानी जब हम उस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा नॉट होती है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन।
ये होगी मेरे पास मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 3 का नेम दे देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। देन हम बात करेंगे कि अगर ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है तो वो क्या बनेगी। जारी बात है ओमेगा नॉट की जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे और यहाँ वहाँ पर फोर्स यानी वो अप्लाइड फील्ड जो है उसकी एब्सेंस में था सब कुछ, यहाँ पर उसकी प्रेजेंस में है, तो हम जो है मैग्नीट्यूड वाला फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे बन जाएगी, ये है जी इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर रो इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर। यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। रो इज इक्वल टू ये सारी चीज़ एज इट आ जाएगी और साथ में मैग्नीट्यूड वाली फोर्स आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स दैट, इक्वेशन 1 मेरे पास ये बन गई। अब इस पूरे की जगह पर मैं m ओमेगा नॉट स्क्वायर रो पुट कर सकती हूँ बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 से। ये है जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इस पूरे की जगह पर मैं m ओमेगा नॉट स्क्वायर रो पुट कर सकती हूँ। इक्वेशन मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई, जस्ट इसकी जगह पे वैल्यू पुट की, बाकी सेम चीज़ रही। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। Where the minus sign with the Lorentz force represents the negative charge, ये नेगेटिव चार्ज को शो कर रही है। नेक्स्ट मैंने इस इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज किया है, क्या यहाँ से मैंने इस इक्वेशन को यहीं रहने दिया, ये दूसरी साइड पे आई तो माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, इज इक्वल टू 0 हो गया। देन ये एज इट रही, ये प्लस वाली मैंने इधर लिख ली, माइनस इधर, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे और सिंप्लीफाई करना है, कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने डिवाइड किया है m और रो के साथ होल इक्वेशन को, तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ये मेरे पास कुछ फॉर्म में बन गई इक्वेशन सिंप्लीफाई होके। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फैक्टर है ई बी ओवर m, ये जो है मोर लेस देन है ओमेगा नॉट के, ठीक है। मतलब मैं अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास वो कुछ यूँ आएगी। यहाँ से मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मज़ीद रीअरेंज किया, जस्ट ये फॉर्म पहले लिख ली, ये वाली वैल्यू टर्म पहले लिख ली और ये बाद में इस तरह से नीचे डिवाइड में आ गया, 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ये जो टर्म है हमारे पास ई बी ओवर 2m मोर लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। अगर ये कंडीशन है मेरे पास कि ई बी ओवर 2m मोर लेस है ओमेगा नॉट के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ओमेगा जो है वो इक्वल है ओमेगा नॉट, प्लस माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस का साइन क्यों आया ये भी मैं बताऊंगी। माइनस ई बी ओवर 2m। दिस shows that the frequency of revolution of an electron changes by a factor EB over 2m in the presence of magnetic induction B, ठीक है। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि फ्रीक्वेंसी जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, स्टार्ट में हमने पढ़ा, तो वो उसको कौन सा फैक्टर डिफरेंट कर रहा है, जस्ट EB over 2m किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रेजेंस में। और ये प्लस माइनस साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स विद ऑर्बिटल मूवमेंट पैरेलल टू द फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल मूवमेंट में पैरेलल होते हैं फील्ड के, तो वो स्लो डाउन होते हैं। समझने की बात है, जस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के साथ पैरेलल फील्ड में होते हैं तो वो स्लो डाउन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट के साथ एंटी पैरेलल होते हैं फील्ड में तो वो स्पीड अप होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द लार्मर थ्योरम। मैं सिंपली लिखती हूँ यहाँ पर, the plus minus sign shows that the electron with the orbital movement parallel to the field are slow down। जब वो पैरेलल होती है तो स्लो डाउन होती है, ठीक है, पैरेलल तो स्लो डाउन। और सेम बात है इलेक्ट्रॉन्स विद ऑर्बिटल मूवमेंट एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल होती है तो वो स्पीड अप होती है। ये पूरा प्रोसेस दिस इज नाउन एज द लार्मर थ्योरम। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन थी इसके अंदर, होप सो आपको समझ आई होगी कि अबव एक्सप्रेशन में प्लस माइनस साइन क्यों यूज हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशनल करंट की।
द चेंज इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस एंड एडिशनल करंट विच कैन बी रिटर्न एज आई, करंट को शो कर रहा है इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। चार्ज मेरे पास क्या है माइनस ई, ठीक है, और मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम जो है वो है जी रेवोल्यूशन मेरे पास है ई बी ओवर 2m, और अगर टाइम की बात हो रही है तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 पाई और साथ में ई बी ओवर 2m, ठीक है। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ माइनस ई स्क्वेयर बी ओवर 4 पाई m, ये मेरे पास आ गया एडिशनल करंट। दिस इज कॉल्ड द एडिशनल करंट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 8 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, जो कि रखता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप। किस किस का मल्टीप्लाई हमने करना है, करंट का, यही करंट, और साथ में एरिया, यानी स्टार्ट पे जो हमने रेडियस लिया वो कौन सा था, रो था, ठीक है। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ द मैग्नेटिक मोमेंट, ये स्मॉल ई शो कर रहा है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमने करना है करंट आई का और रो यानी एरिया का, माइनस ई स्क्वेयर बी ओवर 4m और साथ में रो स्क्वेयर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 9। द नेगेटिव साइन signifies that the induced magnetic moment point in a direction opposite to the applied magnetic field, ठीक है। If magnetic field B is not perpendicular to the plane of the orbit, then rho represent the projectile of the radius of the orbit on a plane perpendicular to the magnetic field. If an atoms contains z electrons, अगर atoms जो हैं वो रखते हैं z electrons ऑर्बिट के साथ जो कि रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास क्या होगा। अब हम एटम की बात कर रहे हैं कि अगर एटम जो है वो z इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो यही जो है फॉर्मूला यहाँ पर म्यू जो है a से शो कर देंगे हम, क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये इसको हम जो है रूट मीन स्क्वायर में लगाएंगे, ठीक है। So equation 9 becomes that एटम्स जो हैं वो रखते हैं z इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास ये यहाँ पर z आ जाएगा, z ई स्क्वेयर बी ओवर 4m एज इट, और ये जो है वो रूट मीन स्क्वेयर में आ जाएगा। अगर फील्ड जो है वो z डायरेक्शन में है तो मैं रो स्क्वेयर रूट मीन स्क्वेयर वाले को इसको यूँ फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और अगर हम R की बात करें यानी फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल की अगर हम बात करें फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, ठीक है। और अगर हम आर की बात करें, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का मतलब है मीन स्क्वेयर डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 और साथ में आ जाएगा रो स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 10 का नेम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 11 का नेम दे देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे रो की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे रो की वैल्यू जो है यहाँ पुट करनी है। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2/3, यानी ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया और साथ में ये चीज़ इधर वाली साइड पे एज इट रही। अब मुझे रो स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब ये रो स्क्वायर की वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन पुट इन
इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 में यहाँ इस जगह पे पुट कर दूंगी, ठीक है। सो इक्वेशन 10 बिकम्स दैट, यहाँ इक्वेशन 10 में मैंने जो है रो स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, ये वाली पूरी वैल्यू पुट की यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन 10 मेरे पास कुछ यूँ बन गई। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो मुझे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, 3 4 आर 12m, यहाँ से ये 2 12 आर 6, तो ये आ गया मेरे पास माइनस ((g)(e)² b/6m, ठीक है। और साथ में ये रूट मीन डिस्टेंस एज इट आ गया। ये मेरे पास अब यहाँ पे भी ये फाइनल रिजल्ट ठीक है, लेकिन मैं और इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। मुझे पता है बी मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल है म्यू नॉट एच के, तो मैंने जस्ट म्यू नॉट एच लगा दिया उसकी जगह पे। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की। फॉर अ सॉलिड के लिए कंसिस्टिंग ऑफ n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये सॉलिड के लिए ये n एटम्स रखता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ईच हैव z इलेक्ट्रॉन्स, हर जो एटम है वो z इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो हमारे पास डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? फॉर सॉलिड containing of n atoms per unit volume each have z electrons, the expression for the diamagnetic susceptibility becomes as, susceptibility को हम इस जो है साइन से शो करते हैं, इस थोड़ा x फॉर्म में होता है। तो डायामैग्नेटिक की बात करें तो डाया का साइन आ जाएगा, यहाँ पे छोटा सा डाया लिख देंगे, इज इक्वल टू m/h। m इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी पूरी की वैल्यू जो है वो गिवन है, अभी हमने निकाली, वो पूरी पुट कर देंगे। n जो है वो, चूँकि हम n एटम्स की बात कर रहे हैं तो n आ गया, z इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले ही पुट कर लिया था इसलिए z(e)² आ गया। h यहाँ से h से कैंसिल आउट हो गया, ये एज इट साथ में आएगा हमारे पास मीन स्क्वायर डिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव टू द न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी फाइनल रिजल्ट आ गया डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट जो है इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इज़ द क्लासिकल लैंग्वेज रिजल्ट्स एंड शोज दैट द डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट मतलब मैं ये कह सकती हूँ डायामैग्नेटिक, द फाइनल रिजल्ट इज़ द डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर की इंडिपेंडेंस होती है। इसके बाद हम जो है क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। लैंग्वेज क्लासिकल थ्योरी आज हमने की डायामैग्नेटिज्म की, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इजी डेरिवेशन थी। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।